दोस्तों, सक्सेस एक ऐसा नशा होता है जिसे पाके अच्छे भी बहक जाते हैं, लेकिन जो सफलता के स्टेज पर आकर अपनी सादगी भी नहीं छोड़ता, वही इंसान दुनिया में महान कहलाता है। और ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर NR नारायण मूर्ति जी के बारे में आज हम बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, मेरा नाम है शालू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू से बात करते हैं। जी हाँ, नारायण मूर्ति वही इंसान है जिन्होंने भारत को उसकी सबसे बड़ी IT के कंपनी इन्फोसिस दी है, लेकिन अपने करियर में इतना सफल होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह अपनी सिंपैथी सिटी को बेकरार रखा है, ये चीज उनके एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बताती है। ऐसा राजा जो ऋषि के समान हो, जेब भले ही खाली हो लेकिन कपड़े ब्रांडेड पहनेंगे। खाने को एप्पल ना हो पर दिखाने को एप्पल ही चाहिए। उन्हें लगता है टेक ऑफ करना है तो शो ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन साधारण होना सस्ता नहीं है। मूर्ति जी के सटीक ऑप्शन है। नारायण मूर्ति आज भी स्कोडा लोरा चलाते हैं। पूरे घर को लाइब्रेरी बना दिए हैं। चाहे तो बंगला बनवा सकते थे, लेकिन 3 बेडरूम के कमरे में रहते हैं। वो आज भी कैंटीन और घर का ही खाना खाते हैं। बेटों की शादी में जो भी पैसा आया वो सारा पैसा उन्होंने दान कर दिया और वहाँ के गरीब बच्चों को खाना खिलाने में लगा दिया। नारायण मूर्ति आज भी खाना खाने के बाद वो अपने बर्तन खुद ही धुलते हैं, अपना बाथरूम खुद ही साफ करते हैं। लास्ट पिक्चर देखी थी 1983 में कुली, क्योंकि उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन को बहुत ही चोट लग गई, तो तब से मूवी नहीं देखते थे। नारायण मूर्ति के बच्चों ने अपने पिताजी के एनिवर्सरी में प्लान किया कि आज पापा और मम्मी को मूवी देखने भेजेंगे। मूवी का नाम था हम आपके हैं कौन, लेकिन नारायण मूर्ति मूवी देखने नहीं गए। अपनी पत्नी को और उनकी सहेली को भेज दिया अपनी जगह। आज हम इस वीडियो में स्ट्रगल से लेकर सफलता हासिल करने तक की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी के बारे में बात करते हैं। नारायण मूर्ति यानी कि NR नारायण मूर्ति जी का जन्म 20 अगस्त 1946 के मशहूर टाउन सीतला में रहने वाली मिडिल फैमिली एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नारायण मूर्ति जी के पिताजी एक टीचर थे, जिसके चलते उनके परिवार में शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल हुआ करता था। उनके परिवार में कुछ 8 भाई बहन थे, जिसमें नारायण मूर्ति जी 5वें नंबर पर आते थे और अपनी शुरुआती पढ़ाई होम टाउन से ही पूरी की और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि NI में एडमिशन लिया। और दोस्तों, इस तरह से साल 1967 में NIE कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और फिर इसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए उनका सिलेक्शन IIT कॉलेज कानपुर में हो गया। अब नारायण मूर्ति जी तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी की इनकम इतनी नहीं थी कि वो इस पढ़ाई का खर्चा उठा पाते, क्योंकि उनका परिवार ही इतना बड़ा था और उन्हें अपने सभी बच्चों का बराबर से ध्यान रखना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे नारायण मूर्ति से साफ साफ कह दिया था कि वो IIT उन्हें कानपुर में नहीं पढ़ा पाएंगे। कंडीशन खराब होने के कारण वो नहीं पढ़ा सके। मजबूरन उनको NIE से ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, इस बार नारायण मूर्ति जी ने यह तय कर लिया था अपने पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाना पड़े, पर वो पढ़ने के लिए IIT कानपुर जरूर जाएंगे। और फिर जैसे तैसे खुद ही फीस के पैसे का इंतजाम किया और फिर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया।
हालांकि इसके बाद पढ़ाई को पूरा करने में यूनिवर्सिटी की एक टीचर डॉक्टर कृष्णमूर्ति की आर्थिक हेल्प की थी। अब दोस्तों नारायण मूर्ति जी ने आईआईटी स्कूल में एडमिशन तो ले लिया था। वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर आयन इलेक्ट्रिकल्स करने वाले थे। नारायण मूर्ति ने शुरुआत में इंजीनियरिंग किया, फिर अचानक से उन्होंने आईटी में जाने का मन बना लिया था, क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि आगे आने वाली समय में लोग कंप्यूटर इलेक्ट्रिक चीज़ों में कितना डिपेंड होने वाला है। और यहीं से उन्होंने अपने सब्जेक्ट को चेंज करके आईटी के फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला तय कर लिया। 1969 में उन्होंने कानपुर में आईआईटी करके कंप्यूटर साइंस में मास्टरमाइंड कर लिया और फिर उसके बाद आईआईएम में अहमदाबाद में चीफ सिस्टम प्रोग्रामर काम करने लगे। और दोस्तों इसी जॉब के दौरान भारत के सबसे पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम में काम किया था। नारायण मूर्ति कहते हैं आईआईएम काम करना उनका सबसे अच्छा डिसीजन रहा। आईआईएम में उन्होंने 1971 तक काम किया, फिर वो विदेश चले गए जॉब करने के लिए। कुछ समय तो उन्होंने विदेश में काम किया, फिर वो 1973 में यह जॉब छोड़ दी और फिर अगले 11 महीने दुनिया के 25 अलग अलग देशों में घूमने में बिताए। फिर वो इस सफर से लौटते ही उन्होंने एक सॉफ्ट ट्रेनिंग नाम की एक छोटी सी कंसल्टिंग कंपनी शुरू कर दी, लेकिन 1.5 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत करने के बावजूद उनकी यह कंपनी फेल हो गई थी और नारायण मूर्ति जी का सपना भी चकनाचूर हो गया था। लेकिन नारायण मूर्ति इतनी जल्दी हार मानने वाले में से तो नहीं रहे। लेकिन लाइफ में उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी भी आ चुकी थी और उनके ऊपर यह प्रेशर था कि वो लाइफ में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेट हो जाएं, क्योंकि उनके सेटल हुए बिना सुधा मूर्ति जी के पिता जी उन दोनों की शादी कराने के लिए राजी नहीं थे और इसी के लिए मूर्ति जी ने पांडी कंप्यूटर सिस्टम नाम की एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी और साल 1978 में सुधा मूर्ति जी से शादी कर ली और वो करियर और लाइफ में दोनों में ही सेटल हो गए। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक रहा, उनकी लाइफ सब कुछ सही रही, चलती रही, लेकिन फिर भी नारायण मूर्ति जी अपने लाइफ में खुश नहीं थे, क्योंकि वो अंदर से वो एक अभी भी अंतर्यामी बनना चाहते थे। और साल 1981 में उन्होंने अपनी पत्नी सुधा से 10,000 रुपए उधार लिए। 6 लीडर को लेकर साथ में एक कंपनी शुरू की जिसका नाम उन्होंने इन्फोसिस रखा। सुधा मूर्ति बताती हैं कि इन्फोसिस के कामयाब होने से पहले उन्होंने नारायण मूर्ति के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया। असल में नारायण मूर्ति जी सुधा से पहली स्ट्रगल के दिनों में मिलते थे और उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि इन दोनों के मिलने और डेट पर जाने तक का खर्चा खुद सुधा मूर्ति को उठाना पड़ता था। असल में सुधा एक संपन्न परिवार से थी, साथ ही बहुत कम उम्र में ही जॉब करने लगी थी। यहाँ आपको बता दें टाटा पहले टेल्को के नाम से जानी जाती थी। उस कंपनी में ये काम करने वाली एक पहली फीमेल थी। अपनी पत्नी से 10,000 रुपए लेकर इन्होंने अपना कंपनी शुरू किया था। इन्होंने अपने घर में ही पहले ऑफिस बनाया था। उस समय उस कंपनी के हालात बहुत ही खराब थे कि उन्हें एक टेलीफोन कनेक्शन लेने में 1 साल और एक कंप्यूटर लगाने में 3 साल का समय लग गया। लेकिन इन सब के बावजूद नारायण मूर्ति और उनके सभी पार्टनर
इस कंपनी को चलाने की लगातार कोशिश करते रहे और फिर आखिरकार कुछ टाइम के बाद उन्हें यूएस से एक फंडिंग फिल्म मिल गई। इनके दिन रात की मेहनत ने रंग ला दिया क्योंकि कंपनी को अब नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे। इसके बाद इस कंपनी ने जल्दी भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अपने पैर पसारने की शुरुआत कर दी और साल 1999 में यह अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज बन गई। देखते ही देखते भारत की ये सबसे बड़ी और सबसे सक्सेस कंपनी बन गई। और दोस्तों, इस तरह से नारायण मूर्ति जी ने हमें सिखाया कि लाइफ में सक्सेस वही हासिल करता है जो सिचुएशन के सामने झुकने की वजह पूरी बहादुरी से उसका सामना करता है। तो दोस्तों, नारायण मूर्ति जी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Yeah.